हेलो एवरीवन, आज डेट है 11 नवंबर 2022 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपोर्टेंट न्यूज को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। वहां पर हर एग्जाम मीन्स यूपीएससी, स्टेट पीसीएस एंड अदर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक ज्योग्राफिकल मैप क्वेश्चन के साथ में। और आज आपका क्वेश्चन ये है कि थाईलैंड कंट्री को आपको मैप में व्यू करना है। फिर इससे रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को एंड इन्फॉर्मेशन को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था वैगई रिवर को लेकर के। तो वैगई रिवर को अगर हम मैप में व्यू करें, वेस्टर्न घाट से ओरिजिन होता है वैगई रिवर का। उसके बाद में तमिलनाडु स्टेट में फ्लो करती हुई लास्ट में पंबन आइलैंड के पास में, पंबन ब्रिज के पास में पाक स्ट्रेट में अपने आप को मर्ज करती है। तो ये वैगई रिवर से रिलेटेड बेसिक फैक्ट्स हैं। स्पेसिफिक इस तरीके की जो स्मॉल रिवर होती हैं उनके ओरिजिन को लेकर के और वो कौन से एरिया में फ्लो करती है वो आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। द हिंदू को अगर हम डिस्कस करें तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है द हिंदू के फ्रंट पेज पर। और आप सभी को पता है इजिप्ट जो कंट्री है वहां पर COP27 की मीटिंग चल रही है। इसी को लेकर के इंडिया ने कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन पे या फिर इंपॉर्टेंट टारगेट्स के ऊपर फोकस किया है। जैसे कि हमने एक टारगेट लिया था 2009 में जब COP15 की मीटिंग चल रही थी उस टाइम कोपेनहेगन में। तो उस टाइम डिसाइड किया गया था कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज को सपोर्ट करने के लिए, असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए मनी देंगी। अब ये जो मनी है वो कितना होगा, तो वो होगा $100 बिलियन का। और 2020 तक ये टारगेट लिया था कि 2020 तक ये जो फंड है वो रिलीज कर दिया जाएगा सभी कंट्रीज के पास में। लेकिन अभी चल रहा है 2022 और ये जो टारगेट हमने अचीव करने की बात की थी ये अब तक अचीव नहीं हो पाया है। ओके, तो यहाँ पर इंडिया ने इस बात के ऊपर इंसिस्ट किया है, फोकस किया है कि अभी 2022 चल रहा है, मतलब $100 बिलियन का जो हमने टारगेट लिया था उससे प्रेजेंट टाइम में क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के लिए जो हमें टेक्नोलॉजी चाहिए, जो हमें प्रोसीजर चाहिए उसको हम इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। तो टाइम के साथ में नए नए टारगेट्स को अचीव करने के अकॉर्डिंग हमारा जो पर्सनल टारगेट है या हमारा एक जो डिटर्मिनेशन है, जो ऑब्जेक्टिव है वो भी वाइड होना चाहिए। और इसके लिए फोकस किया गया कि न्यू कलेक्टिव क्वालिफाइड गोल ऑन क्लाइमेट फाइनेंस NCQG ये एक नया टारगेट बनाने की बात की गई है कि इसके अकॉर्डिंग जो पैसा है, जो मनी है, वो नए टारगेट, नए इशू के अकॉर्डिंग जो है वो देने की कोशिश की जाए। ओके, अब यहाँ पर बोला गया है कि देखो ये जो फंड ट्रांसफर किया जाएगा डेवलपिंग कंट्रीज को, तो जो हमने लिए थे NDC, नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन टारगेट्स, जो हमने 2015 के टाइम में जब पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट हो रहा था उस टाइम जो हमने टारगेट्स लिए थे, जिसको लास्ट ईयर भी रिवाइवल किया गया है ग्लासगो समिट में, COP26 की मीटिंग में, तो उनको अचीव करने में ये फंड जो है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि व्हाट इज NDC, नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन टारगेट्स क्या हैं और किस तरीके से इंडिया के ये टारगेट्स हैं, कितने इंडिया ने इसको अचीव किए हैं। इन सारे पॉइंट्स के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं जो हमें बेसिक बातें पता होनी चाहिए। तो देखो यहाँ देखिए 2015 में पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट होता है, पेरिस क्लाइमेट मीटिंग होती है और इसमें डिसीजन लिया जाता है कि एमिशन जो है वो टाइम के साथ में बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता जा रहा है। तो इन सभी को हमें रिड्यूस करने के लिए हर कंट्री को अपने कुछ टारगेट जो है वो डिसाइड करने होंगे। तो इंडिया के टारगेट्स की हम बात करेंगे कि इंडिया ने क्या टारगेट लिए थे। देखो फर्स्ट जो इंडिया का टारगेट था वो था कि हम एमिशन कितना करेंगे। तो एमिशन की अगर हम बात करें तो इंडिया ने बोला था कि 2005 के लेवल के अकॉर्डिंग हम देखेंगे और उसके अकॉर्डिंग 33 से 35% तक इंडिया जो है वो अपना एमिशन रिड्यूस करेगा। दूसरा अगर हम देखें तो इंडिया में बोला गया कि हम जो है वो एनर्जी, मतलब इलेक्ट्रिसिटी जो है वो जनरेट कहाँ से करेंगे। तो बोला गया कि नॉन फॉसिल फ्यूल्स का जो है वो शेयर हम ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज करेंगे। और यहाँ पर फोकस किया गया कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन 40% तक जो है वो नॉन फॉसिल फ्यूल से हम जनरेट करेंगे। ये टारगेट लिए थे हमने 2015 में। साथ ही साथ एक थर्ड टारगेट था कि जो भी एमिशन होता है
जो भी ये तरीके का क्रिएशन देखने को मिलता है, इसके लिए हम कार्बन सिंक डेवलप करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो एमिशन है उसको एब्जॉर्ब किया जा सके। और किसके प्रोसीजर के तहत, एफोरेस्टेशन जो प्रोसीजर होता है उसके थ्रू जो है ये सारा क्रिएशन किया जाएगा। और इसमें बोला गया था कि 2.5 to 3 बिलियन टन जो है वो एडिशनल सिंक देखने को मिलेगा। तो इंडिया ने 3 टारगेट लिए। एक तो लिया कि एमिशन हम रिड्यूस करेंगे 2005 के लेवल पर। एक हमने बोला कि जो एमिशन जिसकी वजह से होता है, किसकी वजह से होता है, फॉसिल फ्यूल की वजह से होता है, तो उसको हम रिप्लेस करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे किसकी वजह से, किससे, नॉन फॉसिल फ्यूल से। और जो भी एमिशन होता है उसको एब्जॉर्ब करने की भी कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगा करके, फॉरेस्ट कवर इंक्रीज करके। तो लास्ट ईयर 2021 में होती है ग्लासगो समिट COP26। तो इसमें कुछ टारगेट्स को रिवाइज किया गया, जैसे कि बोला गया कि हम जो है एमिशन की अगर हम बात करें तो हम इसको 45% तक रिड्यूस करेंगे 2005 के लेवल पर। साथ ही साथ नॉन फॉसिल फ्यूल से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की बात हुई है उसमें हमने 50% का टारगेट रखा है कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में नॉन फॉसिल फ्यूल्स का पार्टिसिपेशन 50% तक रहेगा। और ये जो कार्बन सिंक है ये टारगेट वैसे के वैसे रहा है। इसमें अगर हम अचीवमेंट की बात करें तो देखो, इंडिया ने 2016 में ही 24% तक रिडक्शन कर लिया था एमिशन में, ऐसा हमारे टारगेट शो करते हैं। दूसरा, यहाँ पर नॉन फॉसिल फ्यूल्स की अगर हम बात करें तो 41.5% जो है वो इस साल के एंड तक, मतलब 2022 के जून तक हमने जो है वो 41.5% एनर्जी कैपेसिटी या एनर्जी जनरेशन जो है या फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन जो है वो नॉन फॉसिल फ्यूल से हम अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं। 2021 में जो ग्लासगो समिट हुआ उसमें कुछ और टारगेट्स भी इंडिया ने डिसाइड किए, जैसे कि 2070 तक इंडिया जो है वो नेट जीरो कार्बन न्यूट्रल कंट्री के रूप में एस्टेब्लिश हो जाएगा। मतलब हमारा जो एमिशन है उसको हम क्या करेंगे, नेट जीरो लेकर के आएंगे। साथ ही साथ हमने फोकस किया कि 2030 तक नॉन फॉसिल एनर्जी कैपेसिटी जो है उसको हम 500 गीगावाट तक इंक्रीज कर देंगे। ओके, तो ये सारे टारगेट्स हमने अचीव करने की बात की है और ये 2030 तक। और इसके लिए देखो बोला भी जाता है कि फेज आउट करने के बजाय हमें कोशिश करनी चाहिए फेज डाउन के बेसिस पर, कि हम टारगेट डिसाइड करें कि 5 साल में इतना करेंगे, 10 साल में इतना करेंगे, और तभी जा करके उसको हम अचीव कर पाएंगे। तो ये बेसिक कुछ बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है एडिटोरियल पेज पर, और यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल है जिसके बारे में कल भी हमने न्यूज़ आई थी, हमने डिस्कस किया था। देखो, हमारी जो यूनियन गवर्नमेंट है उन्होंने डिसीजन लिया है कि जो भी टेलीविजन चैनल्स हैं इंडिया में ऑपरेट होते हैं उनको लेकर के हम नई गाइडलाइंस लेकर के आए हैं। ये गाइडलाइंस है गाइडलाइंस फॉर द अप लिंकिंग एंड डाउन लिंकिंग ऑफ सैटेलाइट टेलीविजन चैनल्स इन इंडिया 2022। इसमें फोकस किया गया है कि जो भी टीवी चैनल्स हैं हमारे इंडिया में उनमें डेली बेसिस पर 30 मिनट का एक ऐसा प्रोग्राम हो और ये प्रोग्राम फोकस करे हमारी सोसाइटी के इंटरेस्ट के ऊपर, मतलब जैसे एजुकेशन के ऊपर, सोशल सिक्योरिटी के ऊपर, वीमेन एम्पावरमेंट के ऊपर, हेल्थ के ऊपर। ये कुछ क्राइटेरिया डिसाइड किए गए हैं। इन क्राइटेरिया के ऊपर कोई ना कोई प्रोग्राम जो है वो डेली बेसिस पर 30 मिनट का टेलीकास्ट होना चाहिए। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है और अच्छा इनिशिएटिव है। अभी प्रेजेंट टाइम में अगर आप बहुत सारे टीवी चैनल्स देखोगे, स्पेसिफिक अगर आप न्यूज़ टीवी चैनल्स देखोगे तो वहाँ पर जो डिबेट्स होती हैं वो काफ़ी हीटेड होती हैं, और उन हीटेड डिबेट्स की वजह से काफ़ी ज़्यादा इशू भी देखने को मिलते हैं। बहुत सारे हमारे रिलीजन बेसिस पर, कास्ट बेसिस पर जो इश्यूज हैं वो इन डिबेट्स की वजह से ऐसे स्टेटमेंट दिए जाते हैं जिसकी वजह से बहुत सारे लोग इन्फ्लुएंस भी होते हैं। तो इसी के बेसिस पर कि टाइम के साथ में जो इशू बहुत ज़्यादा डिक्रीज लेवल पर जा रहे हैं, या जिन डिबेट्स में एक अच्छा मुद्दा, एक अच्छा पॉइंट जो है वो डिस्कस होना चाहिए था, वहाँ पर सिर्फ कास्ट और रिलीजन के नाम पर हीटेड डिबेट्स करवाई जा रही हैं। तो ये इस तरीके के प्रोग्राम अगर टेलीकास्ट किए जाएंगे तो उसकी वजह से हमारी सोसाइटी में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा, क्योंकि ये डाटा तो पब्लिश हो चुके हैं कि टीवी का इन्फ्लुएंस जो है वो ह्यूमन लाइफ पर बहुत ज़्यादा दिखने लग गया है। ओके, और जैसे वीमेन के बारे में बात करें कि वीमेन के बहुत सारे राइट्स या वीमेन को लेकर के बहुत सारी अवेयरनेस जो है वो वीमेन में जो टीवी चैनल्स हैं या टीवी जो है इसके अकॉर्डिंग, या फिर अगर हम बात करें तो इस तरीके का जो भी ऑनलाइन इंफॉर्मेशन है उसके थ्रू जो है वो बहुत सारा इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। तो टीवी का
रोल बहुत ज़्यादा है ह्यूमन सोसाइटी में, तो उन सारे अगर उस रोल को अगर हम एक अच्छे लेवल पर नहीं लेकर के गए तो हमारा जो यूथ है वो काफ़ी ज़्यादा इन चीज़ों से इन्फ्लुएंस भी होता है और उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा इशू भी देखने को मिलते हैं। तो इस आर्टिकल में बताया गया है कि ये जो इनिशिएटिव है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसके जो रिजल्ट हैं वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेंगे। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, यह देखिए टेक्स्ट पेज पर। यहाँ पर जो आर्टिकल है इसमें कल जो है वो न्यूज़ आई थी कि रशिया ने यूक्रेन का जो खेरसोन वाला रीजन है उससे अपने आप को उस एरिया से अपने आप को विड्रॉ कर लिया है। तो यहाँ पर मैप है, ये रशिया कंट्री है और ये है यूक्रेन। ये आपको रेड कलर जो है वो दिख रहा है, ये इस कंप्लीट एरिया को रशिया ने अपने अंडर कर लिया है और ये है खेरसोन रीजन जहाँ से रशिया जो है उन्होंने अपने आप को विड्रॉ किया है। ये क्रीमिया है, आप सभी को पता होगा, ये ब्लैक सी है और ये है सी ऑफ अजोव और यहाँ पर स्टेट ऑफ कर्च के थ्रू जो है ये आपस में कनेक्ट होते हैं। इस क्रीमिया को 2014 में रशिया ने अपने अंडर कर लिया था, एनेक्स कर लिया था। अब यहाँ पर खेरसोन से उन्होंने अपने आप को विड्रॉ किया है। तो देखो इस आर्टिकल में बताया गया है कि कैसे इंपॉर्टेंट है, इसका क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो इफेक्ट तो ये देखने को मिलेगा कि दोनों कंट्रीज़ के बीच में जो इशू हैं वो सॉल्व होंगे। इम्पोर्टेंट ये है कि पूरे वर्ल्ड में ये जाएगा कि वॉर जैसे सिचुएशन में किसी एरिया को अपने अंडर किया तो उसके बाद में उसको क्या कर दिया गया, रिलीज़ कर दिया गया। जैसे जैसे इशू जो है वो थोड़े थोड़े सॉल्व होने की कंडीशन पे है तो उसको रिलीज़ कर दिया गया, उसको छोड़ दिया गया, वहाँ से अपने आप को विड्रॉ कर लिया गया। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा रशिया यूक्रेन का ये जो इशू है इसको सॉल्व करने में, ये रशिया का जो स्टैंड है और वर्ल्ड लेवल पर भी बहुत सारे इश्यूज को सॉल्व करने में यह हेल्प करेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ देखिए। देखो आपको आज द हिंदू का जो एडिशन है वो अलग लेवल पर दिख रहा होगा। तो द हिंदू ने अपना जो डिजिटल एडिशन है उसको नए तरीके से लॉन्च किया है। तो इसी तरीके से अब जो न्यूज़ है उसी फॉर्मेट में हम जो है वो डिस्कशन यहाँ पर करेंगे कि जो न्यूज़ है उसको हम ब्रॉड लेवल पर आपको शो करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो नए एडिशन में वो अपने आप को लेकर के आए हैं जिसी की बेसिस पर ये आपको नया तरीके से आपको आज का जो न्यूज़पेपर है वो शो हो रहा होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, देखो आप सभी को पता है कि अभी G20 की मीटिंग होने वाली है। तो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो बाली में G20 की मीटिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए मंडे को जाएंगे। ओके, यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात बताई गई है कि कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स उनके ऊपर फोकस किया जाएगा, जैसे कि फूड एंड एनर्जी सिक्योरिटी, हेल्थ एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। ये कुछ पॉइंट्स होंगे जिसके ऊपर G20 की इस मीटिंग में डिस्कशन किया जाएगा। अभी इंडोनेशिया के पास में G20 की प्रेसिडेंटशिप है और नेक्स्ट ईयर के लिए इंडिया को ये प्रेसिडेंटशिप मिलेगी। साथ ही साथ यहाँ पर बताया गया है कि हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट है वो इंडिया आसियान समिट में और 17th ईस्ट एशिया समिट में नवंबर 12th एंड 13th को पार्टिसिपेट करेंगे। कहाँ पर? कंबोडिया की कैपिटल है नोम पेहे, वहाँ पर ये सारा ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीट होगा। ओके, तो यहाँ पर आसियान जो कंट्रीज़ हैं, आसियान जो ग्रुप है उसके बारे में आपको पता है कि जो ईस्ट एशिया वाले रीजन में, साउथ ईस्ट एशिया वाले रीजन में जो 10 कंट्रीज़ हैं वो इसके मेंबर हैं। और यहाँ पर ईस्ट एशिया समिट जो है उसके बारे में हम कुछ बेसिक बातें डिस्कस कर लेते हैं। देखो ईस्ट एशिया समिट जो है उसको 2005 में एस्टेब्लिश किया गया था और स्पेसिफिक फोकस किया गया था कि इंडो पैसिफिक जो रीजन है उस पर मिलकर के फोकस किया जाए, उसको ओपन एंड क्लियर रखा जाए, सभी के लिए एक्सेसिबल वो एरिया रह सके। तो इसमें ये जो ग्रुप है ईस्ट एशिया समिट, इसमें 18 कंट्रीज हैं और 18 कंट्रीज में से 10 तो आसियान कंट्रीज जो हैं वो शामिल हैं। साथ में 8 कंट्रीज की अगर हम बात करें तो इसमें शामिल है ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, इंडिया, चाइना, कोरिया प्लस में रशिया। तो ये 8 कंट्रीज प्लस में 10 आसियान कंट्रीज, ये हैं ईस्ट एशिया समिट में। और मेन टारगेट ये है कि जो भी ईस्ट एशिया वाला रीजन है या फिर इंडो पैसिफिक वाला जो रीजन है उसको इजीली एक्सेसिबल ओपन जो है वो सभी के लिए बनाया जा सके। तो ये हमने डिस्कस किया किसके बारे में? ईस्ट एशिया समिट के बारे में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है यहाँ पर, देखो
जो ह्यूमन राइट्स काउंसिल है उसकी सेशन चल रहा है और उसमें हमारे इंडिया के तुषार मेहता जो है उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया, बहुत सारे पॉइंट्स को लेकर के अपनी बात रखी सॉलिसिटर जनरल ने कि इंडिया जो है वो किस तरीके से ह्यूमन राइट्स को कंटिन्यू करने के लिए, ह्यूमन राइट्स को सेव करने के लिए कैसे काम कर रही है। हालांकि अदर कंट्रीज़ ने इंडिया के ऊपर कुछ एलिगेशन लगाए हैं कि किस तरीके से इंडिया में जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको लेकर के कुछ इश्यूज बने हुए हैं, तो उनको सोल्व करने की इंडिया कोशिश करे। इंडिया ने यहाँ पर फोकस किया गया है कि जो भी ह्यूमन राइट्स डिफेंडर्स हैं उनको जो लॉ ऑफ द लैंड जो है उसको फॉलो करना चाहिए, उसको एक तरीके से कि किसी भी कंट्री के कौन से लॉज हैं उनके अकॉर्डिंग जो है वो अपने स्टेटमेंट देने की कोशिश करनी चाहिए। तो यहाँ पर ह्यूमन राइट्स काउंसिल को लेकर के कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं, उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। देखो, ह्यूमन राइट्स काउंसिल जो है, यहाँ देखिए, ह्यूमन राइट्स काउंसिल एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है और ये पूरे वर्ल्ड लेवल पर जो भी राइट्स हैं उनको सिक्योर करने के लिए, उनको एक तरीके से एनहेंस करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है ह्यूमन राइट्स काउंसिल। 2006 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था और इससे पहले अदर ऑर्गेनाइजेशन था जिसका नाम था यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स। ये जो था UNCOHR, इसको रिप्लेस कर दिया था ह्यूमन राइट्स काउंसिल ने और फिर 2006 में ह्यूमन राइट्स काउंसिल एस्टेब्लिश हुआ था। जेनेवा स्विट्जरलैंड में ऑफिस ऑफ द हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स जो है, ह्यूमन राइट्स उसका जो सेक्रेटरीट है, उसकी जो ऑफिस है, उसी को यूज़ किया जाता है ह्यूमन राइट्स काउंसिल के सेक्रेटरीट के रूप में। मतलब ह्यूमन राइट्स काउंसिल का सेक्रेटरीट कहाँ है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। ये जो ह्यूमन राइट्स काउंसिल है इसमें 47 मेंबर्स होते हैं और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा ये 47 मेंबर्स को इलेक्ट किया जाता है। अब देखो, पूरा वर्ल्ड जो है उनको अदर एरिया में डिवाइड कर रखा है कि जैसे अफ्रीकन जो नेशन है वहाँ से इतने मेंबर्स को सिलेक्ट किया जाएगा, इसमें एशिया पैसिफिक रीजन जो है वहाँ से इतने मेंबर्स को सिलेक्ट किया जाएगा। मतलब सभी कंट्रीज़ को, सभी एरियाज़ को एक स्पेसिफिक टर्म के बेसिस पर वहाँ पर कितनी पॉपुलेशन है, कितने लोगों का रिप्रेजेंटेशन किया जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग ये सीट जो है वो अलॉट की गई है। ओके, और इसके जो मेंबर हैं उनको 3 साल का उनका टेन्योर होता है और अगर वो 2 बार लगातार कंजिक्यूटिव तरीके से अपनी टर्म को कंप्लीट करें तो तीसरी बार जो है उनको फटाफट री इलेक्ट नहीं किया जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ देखिए, फॉरेन पेज पर, और यहाँ पर जो आर्टिकल है इसमें देखो बताया गया है कि अभी जो बाली में जो मीटिंग होगी G20 की, वहाँ पर US के प्रेसिडेंट और चाइना के जो प्रेसिडेंट है उनके बीच में डिस्कशन हो सकता है कुछ पॉइंट्स को लेकर के, जहाँ पर इशू देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर ईरान ने अपनी तरफ से एक इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट दिया है कि उन्होंने हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल को डेवलप किया है। तो ये जो हाइपरसोनिक टर्म है, सुपरसोनिक जो टर्म है, इस तरीके की टर्म आप बार बार सुनते होंगे, तो इनमें क्या डिफरेंस है ये आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। तो ये आज का हमारा न्यूज़पेपर द हिंदू न्यूज़पेपर का डिस्कशन था। अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।